नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूल अधिकार का भाग 2, यानी कि इसकी जो पहली क्लास जो आ चुकी है मूल अधिकार पर, उसमें हमने बात किया था आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। ठीक है, हम एक एक चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, और जो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे उसके आगे, यानी आर्टिकल 19। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, ठीक है, ये क्या कहता है? ये छः प्रकार का सभी नागरिकों को क्या देता है? अधिकार गारंटी देता है। 6 प्रकार का सभी नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से अधिकार हैं? तो पहला नोट करिए, ये 19 का 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या कहता है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको बोलने से और आपकी सोच समझ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस यानी कि नियंत्रण नहीं रहेगा किसी का भी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी बोलते रहेंगे। ठीक है, ये हम बात करेंगे, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको सोचने का और अपना एक विचार विमर्श कुछ भी रखने का आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप कहीं पर भी शांति से बैठ सकते हैं, और लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप शांति से बैठ सकते हैं, ठीक है, 10 लोगों के साथ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई युद्ध का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा में क्या कहा गया है? तो तीसरा है इसमें संगम या सहकारी समितियाँ। संगम या सहकारी समितियाँ मतलब इसका ये है कि आप कोई भी कॉरपोरेशन बना सकते हैं, अपना एक संगठन आप बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण या घूमना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण मीन्स कि अगर वो क्षेत्र अगर भारत के अधीन है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, कुछ अपवाद की बात करेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर सभी लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा कहीं ऐसा ना कि ये लोग आ जाए तो हमारी संस्कृति सभ्यता को ये लोग नष्ट कर दें। ठीक है, तो वो चूँकि अब भारत का क्षेत्र तो है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर जाने से रोक लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर पाँचवा क्या है? पाँचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का या निवास करने का अधिकार, यानी कि बसने का और निवास का अधिकार।
भारत के क्षेत्र में, ठीक है। आप भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी ज़मीन ले सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, अपना आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपी के हैं तो मध्य प्रदेश में जाके ज़मीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाके अपना रहिए होइए, ठीक है। और अंतिम क्या है, वृत्ति और व्यापार, वृत्ति और व्यापार, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप बस गए हैं तो कुछ जीने खाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तो व्यापार करिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है शांतिपूर्वक, पहला है आपका वाक्य और अभिवृत्ति की स्वतंत्रता। भाई जाहिर सी बात है, पहले आपको बोलने का हक मिलना चाहिए, आपको अपने समझ का एक हक मिलना चाहिए, ठीक है। फिर शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा सम्मेलन होना चाहिए जिसमें ऐसा ना लगे कि आप स्टेट के खिलाफ किसी प्रकार का आप योजना बना रहे हैं, ठीक है, उसके हानि के लिए, तो वो सम्मेलन निरायुध होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, किसी भी प्रकार का आप कॉरपोरेशन आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है, कहीं भी आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। फिर जब आप आना जाना शुरू कर देंगे कहीं पर भी, तो आपका बसने का मन करेगा, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि हमारा बसने का मन कर रहा है, अब आप वहाँ पे रहेंगे। फिर जब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ रोज़गार करेंगे आप, तो यही सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो छठवां में क्या है, व्यापार और वृत्ति, ठीक है। अब आगे देखते हैं 19(2). 19(2) में क्या है, तो देखिए 19(1) में क्या है कि आपको 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी मिला है, ठीक है। लेकिन 19(2) में क्या है कि युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है दोस्तों कि लॉजिकल आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाले गए हैं। मीन्स कि किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको वाक्य और अभिवृत्ति की स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना यार कि आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, किसी की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना ऐसे आपको, जैसे मान लीजिए कि किसी राजनेता की आप आलोचना करते हैं तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन आलोचना करते करते आप इतना नहीं कर देंगे कि जिससे उसका मतलब उसका मान हानि होने लगे, ठीक है। फिर देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा में आप नहीं डाल सकते हैं। आप पता चला कि आप संगम कर रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 19(2) में युक्त प्रतिबंध लगाया गया, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 देखते हैं क्या है ये। तो आर्टिकल 20 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए, ठीक है। ये है अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूर्व, जैसे कि पद प्रभाव अगर नहीं है, ठीक है, इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। पहला, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक है, पहली चीज़। अभी सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, पहले इसको नोट कर लूँ। दूसरा नोट कर लीजिए, दोहरी क्षति। तीसरा क्या है, तो तीसरा है स्वाभिमान। सन नहीं, ठीक है। तो पहला क्या है, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपसे जुर्म हुआ है, ठीक है, उस वक्त का दंड देखा जाएगा और सज़ा भी उसी हिसाब से आपको मिलेगी। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022, ओके। मान लीजिए कि 2022 में आपने किसी के घर चोरी किया, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि चोरी IPC 378 में मेंशन है ये, ठीक है, और इसके लिए अलग अलग सज़ा है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि 2022 चल रहा है और आपने चोरी किया, और चोरी के लिए 2022 में जो सज़ा है वो है 1 साल का, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने चोरी 2022 में कर लिया और 23 में क्या हुआ
23 में कि इसी चोरी के लिए 2 साल का सज़ा का प्रावधान अब आ चुका है 23 में। तो भाई हो सकता है कि आपका मुकदमा चलते चलते 23 आ जाए, और 23 आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको 2 साल का सज़ा हो जाएगा। नहीं, 2 साल की आपको सज़ा नहीं होगी। आपको सज़ा जब भी होगा आपको 1 ही साल का होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब चोरी किया था जिस समय, उस समय चोरी के लिए जो सज़ा थी वो 1 ही वर्ष थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जिस समय आप जो जुर्म करेंगे उसके लिए जो सज़ा रहेगी वही सज़ा आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए। दोहरी क्षति का क्या अर्थ है? दोहरी क्षति का अर्थ ये है कि एक जुर्म के लिए सिर्फ 1 ही बार आपको सज़ा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप गए 7 साल के लिए अंदर, 7 साल के बाद आपने बाहर निकल के आ रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से मुकदमा चला दिया जाए, फिर से आपको 8 साल के लिए अंदर भेज दिया जाए। ये चीज़ नहीं होगा। तो दोहरी क्षति से आपको यहाँ पे बचाया गया है। ठीक है, दोहरी क्षति नहीं होगा। ओके, स्वअभिशंसन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि पुलिस क्या करती है कि मार मार करके लोगों से कहती है कि अपना जुर्म कबूल कर लो, तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं। ठीक है, खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 21। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आप उसको हटा सकते हैं। मतलब अगर किसी को मारना है, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है कि उसके ऊपर पूरा बाकायदा मुकदमा हो, उसको फांसी की सज़ा हो। फिर क्या होगा? फिर अपना वो अपील करेगा राष्ट्रपति के पास कि हमको बचा लिया जाए, हम ऐसा नहीं किए हैं, हमको एक मौका दिया जाए। राष्ट्रपति का मन करेगा तो कहेंगे कि नहीं, तुमने जो किया है तुमको ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। तब जा कर के पूरी प्रक्रिया के बाद ही इसको आप फांसी देंगे। इसका मतलब यही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या आएगा? आगे आएगा आपका इसमें 21। ठीक है, 21A। ओके, तो 21A में क्या है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे समझ लीजिए कि मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, बार बार स्टार बनाना ये सही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये शिक्षा के अधिकार की बात करता है। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अधिकार का बात करता है ये। ओके, कहाँ से कहाँ तक? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा की बात करता है। ठीक है, और ये कैसी शिक्षा होगी? ये निःशुल्क शिक्षा होगी, निःशुल्क शिक्षा होगी ये। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क भी होगा और अनिवार्य भी होगा, ये। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, इसी में क्या किया गया कि 21 में क जोड़ा गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का बात किया गया था, और इसी में हमने क्या किया? 21 में सेक्शन 1 जोड़ा था, यानी कि 21A। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 21 हो गया, 22 पर आ जाइए। 22 क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। अब देखिए 20 में क्या था कि अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण था। ठीक है, तभी आपने अपराध कर दिया है। अब अपराध के बाद क्या होगा? 22 को ऐसे याद रखिएगा कि अब अपराध हो चुका है तो अब गिरफ्तारी और
निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा के में क्या किया जाएगा, निरुद्ध रखा जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध रखना है तो सलाहकार बोर्ड से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि आप 3 साल के लिए 3 माह के लिए आप इसको निरुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस में है, तो आर्टिकल 22 में है। इतना बस आपको बताना होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 + 24 क्या है ये। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो पहले 23 में देखते हैं क्या है। तो 23 में है दुर्व्यापार और बलात्श्रम। सीधे बस इतना ही शब्द याद रखिएगा आप लोग, दुर्व्यापार और बलात्श्रम। बलात्श्रम की बात करता है ये, ठीक है। दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंध, ठीक है, इसमें किया गया है 23 में। 24 में क्या चीज़ है, 24 में है कि कारखानों अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें निषेध किया गया है। मतलब कि ऐसे कारखाने, ऐसे खाने और ऐसे जोखिम वाले जगह जहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है, तो 14 साल से अगर कम का कोई बच्चा है तो उसे आप वहाँ पे काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखते हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि इस क्लास में भी शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो हो गया। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मुझे नहीं लगता है ना कि आज की क्लास में ये ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि 18 मिनट तो तकरीबन हो ही गए हैं। और अगर मैं जल्दी बताऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा बताने का, पढ़ाने का। तो ऐसा करते हैं कि इसकी एक और क्लास लेकर के आते हैं, भाग 3, और उसमें कन्फर्म है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ऊपर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, अभी मैं जल्दी बता दूंगा आर्टिकल को, तो 3-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, जिसको थोड़ा सा अच्छे से बताना है, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रीट की बात किया है, बंदी, प्रदेशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हमारा ये मूल अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा वो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।